हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम बात करने वाले हैं ग्लोबल वार्मिंग की, जिसको हम हिंदी में कई सारे नामों से पुकार सकते हैं। चाहे हम भूमंडलीय तापन कहें, चाहे हम जलवायु परिवर्तन कहें, या हम वैश्विक ऊष्मीकरण कहें। देखिए, इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोब का मतलब पृथ्वी होती है और वार्मिंग का मतलब वार्म से समझ सकते हैं कि वार्म का मतलब होता है गर्म होना, यानी पृथ्वी का गर्म होना एक तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं कि क्या परिभाषा है उसको देखेंगे। साथ ही में ग्लोबल वार्मिंग से रिलेट करता हुआ एक टॉपिक और है जिसको हम जानेंगे ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस क्या होता है उसको जानेंगे। साथ ही में हम जानेंगे ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है और ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या होते हैं। इन सारी चीजों को इस वीडियो में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो सौरमंडल जो है वो, उसमें कई सारे ग्रह हम देखते हैं, जिसमें हम 8 प्लैनेट्स को देखते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि। तो कई अरुण वरुण मतलब बहुत सारे ग्रह हैं, लेकिन उसमें से पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिसके पास मतलब अच्छा इन्वायरमेंट है, अच्छा टेम्परेचर है। अगर हम किसी अदर प्लेनेट के पास देखें तो कहीं कोई प्लेनेट बहुत ज्यादा गर्म है, कहीं कोई जो प्लेनेट है वो बहुत ज्यादा ठंडा है, लेकिन जो पृथ्वी है जिस जगह पे स्थित है वहां पे उसे पर्टिकुलर हम कह सकते हैं मतलब एक प्रॉपर तरीके से सूरज का प्रकाश मिलता है, और जो सूरज का प्रकाश वहां तक आ रहा है धरती तक, वो भी मतलब उसके आसपास ऐसा एनवायरनमेंट है, पृथ्वी के ऐसा एक आवरण है हवा का जो पूरे तरीके से सूरज के प्रकाश को पृथ्वी तक आने नहीं देता है। ठीक है, तो जिस वजह से जो हम कह सकते हैं पृथ्वी का जो एक एटमॉस्फेयर बना हुआ है वो बिल्कुल प्रॉपर है, वो बिल्कुल परफेक्ट है किसी भी जीव के रहने के लिए, जिससे कि जो जीव जंतु हैं, जो पेड़ पौधे हैं और जो मानव हैं वो आसानी से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कहाँ? पृथ्वी पे। इतनी चीज आपको समझ आई होगी। अब आप कहेंगे कि इन सब चीजों का ग्लोबल वार्मिंग से क्या लेना देना है। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसी प्रक्रिया है, कैसी नेचुरल प्रोसेस है कह सकते हैं, जिससे कि हमारी पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ता है, और ये जो प्रक्रिया है वो लगातार बढ़ती जा रही है, जिस वजह से बहुत सारी समस्याएं आ रही है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही जो अंटार्कटिका हमारा कॉन्टिनेंट है, तो वो क्या है, वहां पे बर्फ है, तो लगातार जल्दी जल्दी बर्फ पिघल रही है, क्योंकि पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, जिससे कि क्या है, जो सागर है, जो प्रशांत महासागर है, उसका जो जल स्तर है वो बढ़ सकता है, बल्कि इवन बढ़ रहा है, क्योंकि बर्फ जो है वो जल्दी जल्दी पिघल रही है। ये सब किस वजह से हो रहा है? तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है उसका क्या है, एक औसत तापमान है, उससे ज्यादा अगर बढ़ जाता है टेम्परेचर तो क्या है, हम उसे ग्लोबल वार्मिंग कहने लगते हैं। अब जैसे हम देखते ही है, पृथ्वी में बीच से एक भूमध्य रेखा जाती है, उसके ऊपर क्या है, कर्क रेखा है ना, फिर मकर रेखा है। ऐसे ही अगर हम उसके पोल्स की बात करते हैं तो वहां पे क्या है, टेम्परेचर कम होने लगता है, और अगर हम बीच में बात करें तो टेम्परेचर ज्यादा रहता है। लेकिन अगर हम इस पूरी पृथ्वी की बात करें, इस पूरी पृथ्वी के टेम्परेचर को अगर हम मिला दें तो उसको हम क्या कहेंगे, औसत तापमान कहेंगे, या हम कह सकते हैं औसत टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर कहेंगे। ठीक है, तो पृथ्वी का क्या है, एक औसत तापमान है। अगर इससे ज्यादा जो है वो टेम्परेचर बढ़ जाता है तो क्या है, हम उसे ग्लोबल वार्मिंग कह के पुकारते हैं या बुलाते हैं। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ आई होगी। अगर अब हम इसे एक डेफिनेशन की फॉर्म में देखें तो हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी का जो औसत तापमान है उसका निरंतर बढ़ना या उसमें निरंतर वृद्धि होना ही क्या कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। ठीक है, अभी हम इसको डीप में समझेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है ना। अब देखिए, अगर हम बात करें तो इसी से रिलेट करता हुआ, हालांकि इससे ग्रीन हाउस का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ, हमें ग्रीन हाउस प्रभाव को समझने के लिए ये ग्रीन हाउस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब हम ये देखेंगे कि ग्रीन हाउस क्या है। ठीक है, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि पृथ्वी के औसत तापमान में निरंतर वृद्धि को ही हम क्या कह रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग कह रहे हैं, जिसके बारे में सबसे पहले 1824 ईस्वी में किसने बताया था, तो जोसेफ फोर्टियर ने बताया था, जिन्होंने कहा था
कि पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो 14 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो हम उसे ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे, यानी पृथ्वी के तापमान का बढ़ना। ठीक है, क्योंकि जो हम कह सकते हैं, अभी जब हम ग्रीन हाउस समझेंगे तो आपको ये चीजें और अच्छे से समझ आएंगी कि किस तरीके से जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो पृथ्वी के तापमान को या जो औसत तापमान है उसको बैलेंस करने का काम करती हैं। लेकिन जो ह्यूमन की एक्टिविटीज हैं, हम कह सकते हैं जो फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, या हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, जंगलों को या फिर जो पेड़ पौधे हैं उनको लगातार काट रहे हैं, या फिर हम इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, इन सब की वजह से पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। पृथ्वी का तापमान निरंतर, मतलब उसका जो औसत तापमान है उससे ज्यादा ही तापमान चला जाता है, जिस वजह से जो गर्मी है, जो गर्माहट है, जो तापमान का स्तर है वो बढ़ रहा है, जिस वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और जो यहाँ रहने वाली, क्योंकि बहुत सारे परिवर्तन आते हैं ना, आप देखते हैं कि 0 डिग्री पर जो पानी है वो जम जाता है, लेकिन अगर हम 1% भी बढ़ा देते हैं, जैसे 1 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो क्या है, बर्फ से पानी बनना शुरू हो जाता है। तो आप वहां पे परिवर्तन देख सकते हैं कि अगर 1 डिग्री भी बढ़ गया तो क्या हो सकता है, अलग अलग तरीके से, मतलब जीवों पे अलग अलग तरीके का प्रभाव पड़ेगा। तो इस वजह से क्या है, ग्लोबल वार्मिंग कहीं ना कहीं हमारे पृथ्वी के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक भी है। ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी। अब हम ये देखेंगे कि ग्रीन हाउस क्या है। देखिए, ग्रीन हाउस हम उसको कह रहे हैं जैसे जिन जगहों पर सूरज का जो प्रकाश है वो प्रॉपर मैनर में नहीं पहुंच पाता, या हम ये कहें कि जो गर्मियों की सब्जियां हैं उनको उगाने के लिए हम एक कृत्रिम या आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। हम कह सकते हैं कि कांच के घर बनाए जाते हैं। ठीक है, कांच के हम कुछ घर बनाए जाते हैं, जिसमें क्या होता है, कुछ इस तरीके से शीशों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें क्या होता है, सूरज से जो आने वाला प्रकाश है, जो सूरज से आने वाला प्रकाश है, जैसे हमने क्या किया, अंदर जो भी गर्मियों में आने वाले पौधे हैं, कुछ फल हैं, कुछ सब्जियां हैं, उनको अगर हम उगाना चाहते हैं तो हमने क्या किया, ठंडे प्रदेशों की बात हो रही है, ऐसी जगह जहां सूरज का प्रकाश नहीं पहुंच पाया, तो हमने क्या किया, वहां शीशे के बने हुए कमरों को बना लिया। देन उसके अंदर हमने अपने उन पौधों को रखा जो गर्मी में उत्पन्न होते हैं या विकसित होते हैं या डेवलप होते हैं। फिर हमने क्या किया, सूरज से जो भी प्रकाश आया, सूरज से आने वाला जो प्रकाश था, इन जो भी कमरे हमने बनाए उनको इस तरीके से बनाया गया था कि सूरज का प्रकाश इनके अंदर तो जाता है पर इनके बाहर नहीं निकल पाता है, क्योंकि इन कमरों को इस तरीके से ही सेटल किया गया था कि सूरज का प्रकाश आए तो जो ऊष्मा है वो अंदर ही, मतलब इसको अंदर ही कंजर्व, या हम कह सकते हैं संरक्षित कर लेता है, ये जो कमरा बनाया गया है, जिससे कि अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा हो जाता है, गर्म हो जाता है ना, अंदर एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है। तो ये जो प्रोसेस हम कर रहे हैं, कांच के घर बना रहे हैं और हम जो गर्मियों वाले पौधे, सब्जियां या फिर फल को विकसित करने या उगाने की बात कर रहे हैं, ये जो प्रोसेस है, ये जो तरीका है, उसी को हम ग्रीन हाउस कह रहे हैं। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ आई। जस्ट एज इट इज, इसी की तरह क्या है, हमारी पृथ्वी के साथ कॉन्सेप्ट रहता है कि क्या होता है कि हमारी जो पृथ्वी है, मैं इसको थोड़ा रफ कर लेती हूं, कि हमारी जो पृथ्वी है इस तरीके से क्या हो रहा है, उसके आसपास क्या है, कुछ इन्वायरमेंट क्रिएट है। ठीक है, हमारी पृथ्वी के आसपास, जैसे हम अभी बता रहे थे ना कि एक कांच का कमरा है जिसके अंदर हम लोगों ने कुछ प्लांट को, कुछ का मतलब बहुत बड़े बड़े बनाए जाते हैं, ये जो ग्रीन हाउस है इनके अंदर क्या है, गर्मियों में उगने वाले जो पौधे, जो सब्जियां हैं उनको लगाया जाता है, और सूरज से आने वाली जो रोशनी होती है वो इन कमरों में संरक्षित हो जाती है, जिस वजह से ये जो पौधे हैं वो अच्छे से विकसित या डेवलप या ग्रो कर पाते हैं। तो इसी को हमने क्या कहा, ग्रीन हाउस कहा। लेकिन बिल्कुल इसी तरीके का प्रोसेस क्या होता है, हमारी पृथ्वी के साथ में होता है कि हमारी जो पृथ्वी है उसके आसपास एक एनवायरनमेंट क्रिएट है। हम देखते हैं बहुत सारे मंडल पृथ्वी के चारों तरफ, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, बहिर्मंडल, बहुत सारे मंडल हम अपनी पृथ्वी के आसपास देखते हैं। और हमारी पृथ्वी के आसपास क्या है, एक एयर की परत है, हवा की यानी वायु की परत है, कह सकते हैं एटमॉस्फेयर है ना, वायुमंडल है, जिस वजह से जो भी जीव है वो पृथ्वी पर जीवित है ना। फिर क्योंकि जो सूरज का प्रकाश है वो जब आता है धरती की तरफ, कुछ किरणें जब आती हैं तो क्या होता है, उस प्रकाश की जो तीव्रता है, जो आवृत्ति है वो इतनी ज्यादा तेज होती है
कि कुछ जो किरणें हैं वो पृथ्वी से टकराती हैं और टकराकर वापस जाने लगती हैं। ठीक है, कुछ किरणें सूरज से आती हैं और टकराकर वापस जाने लगती हैं, क्योंकि इनकी आवृत्ति, जो सूरज का प्रकाश है उसकी आवृत्ति इतनी तेज है कि जो किरणें हैं वो क्या होंगी, पृथ्वी से टकराएंगी और टकराकर वापस जाने लगेंगी। लेकिन हमारी जो पृथ्वी है वो कुछ ऊष्मा को कंजर्व कर लेगी, संरक्षित कर लेगी, और बाकी सारी ऊष्मा बाहर चली जाती है, मतलब वापस चली जाती है। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं कि सूरज का प्रकाश आया, धरती से टकराया यानी पृथ्वी से टकराया, और बाकी जो बचा हुआ प्रकाश है वो वापस चला गया। लेकिन पृथ्वी के आसपास जो इन्वायरमेंट क्रिएट है उसमें कुछ गैसेस पाई जाती हैं, जैसे हम CO2 की बात कर सकते हैं, और हम कह सकते हैं मीथेन है, या फिर बहुत सारी ऐसी गैसेस हैं, SO3 है, बहुत सारी गैसेस ऐसी हैं जो पृथ्वी के जो है इन्वायरमेंट, जो एटमॉस्फेयर बना हुआ है पृथ्वी के आसपास उसमें पाई जाती हैं। जिससे कि क्या होता है, जब सूरज का प्रकाश मतलब आता है पृथ्वी की तरफ तो उसकी आवृत्ति बहुत तेज होती है, वो पृथ्वी से टकराता है। ठीक, तो पृथ्वी थोड़ा प्रकाश कंजर्व कर लेती है, कुछ अंदर संरक्षित कर देती है ऊष्मा को, और बाकी प्रकाश वापस जाने लगता है। लेकिन जब वो वापस जा रहा होता है तो उसकी आवृत्ति कम हो जाती है। ठीक है, और जब उसकी आवृत्ति कम हो जाती है तो उसका कुछ भाग वायुमंडल में पाई जाने वाली जो गैसें हैं वो कुछ भाग ले लेती है, किसका, वापस जाने वाली ऊष्मा का कुछ भाग वायुमंडल में पाई जाने वाली जो गैसें हैं वो ले लेती हैं। ठीक है, जैसे CO2 है या SO3 है या नाइट्रस ऑक्साइड है, NO2 है, बहुत सारी गैसें वायुमंडल में पाई जा रही हैं। जब सूरज का प्रकाश पृथ्वी तक आ रहा है और आकर वापस जा रहा है, उस बीच में वायुमंडल में जो गैसें पाई जा रही हैं वो क्या कर रही हैं, इस प्रकाश में से कुछ हिस्सा निकाल ले रही हैं। और यही जो प्रोसेस है, और जो गैसें पाई जा रही है ना वायुमंडल में, जो सूरज के प्रकाश को मतलब ले रही है, कुछ हिस्से को ले रही है, उन्हें ही हम ग्रीन हाउस गैसेस कह रहे हैं। ठीक है, मतलब ये जो प्रोसेस हो रहा है वो ग्रीन हाउस प्रभाव कहला रहा है, इसको हम ग्रीन हाउस कह रहे हैं। और जब ये जो प्रक्रिया है वो पृथ्वी के साथ होती है तब हम उसे ग्रीन हाउस प्रभाव कह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है, सूरज से आने वाले प्रकाश को, जब सूरज से आने वाला जो प्रकाश है वो परिवर्तित होता है, तो जो परिवर्तन के समय क्योंकि उसकी आवृत्ति कम होगी तो उसका कुछ भाग वायुमंडल में पाई जाने वाली जो गैसें होती हैं वो क्या करती है, संरक्षित कर लेती हैं या कुछ भाग ले लेती हैं या अवशोषित कर लेती हैं। तब क्या होता है, वो जो गैसें पाई जा रही हैं तब हम उन गैसों को क्या कहेंगे, ग्रीन हाउस गैसेस कह रहे हैं। और ये जो प्रोसेस चल रहा है इसे हम ग्रीन हाउस प्रभाव कह रहे हैं। और वो जो गैसें जो कुछ भाग अवशोषित कर रही हैं उस वजह से ही पृथ्वी का जो तापमान है, जो औसत तापमान है वो क्या है, बिल्कुल बैलेंस में रहता है। और ये जो प्रक्रिया है उसे हम क्या कह रहे हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव कह रहे हैं। इतनी चीजें आपको समझ आई होंगी। तो जैसा कि हमने समझा कि पृथ्वी की ओर आने वाली जो सूरज की किरणें हैं वो क्या होता है, परिवर्तित होती हैं, और जो एटमॉस्फेयर में जो गैसें पाई जाती हैं वो कुछ भाग अवशोषित कर लेती हैं, जिससे कि क्या होता है, पृथ्वी का जो तापमान है, जो औसत तापमान है वो बैलेंस में रहता है। लेकिन तो जिसको हमने क्या कहा, ग्रीन हाउस प्रभाव कहा। लेकिन जब क्या होता है, मनुष्य अपनी कई सारी क्रियाओं को करता है, और देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव इसीलिए जरूरी है क्योंकि जो पृथ्वी है उसका टेम्परेचर बैलेंस में रहेगा। क्योंकि हमारी पृथ्वी अगर गर्म नहीं होगी, बिल्कुल ठंडी हो जाएगी या फिर बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी, तो इस पे रहने वाले जीवों को बहुत ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ेगा। इस वजह से ये जो ग्रीन हाउस प्रभाव है वो पृथ्वी के तालमेल, मतलब पृथ्वी के जो तापमान है उसमें तालमेल बिठा के रखता है। लेकिन मनुष्य की जो क्रियाएं हैं उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो गैसें पाई जा रही हैं, जैसे CO2 है या हम कह सकते हैं मीथेन है, इन सब की मात्रा में बढ़ोतरी हो रही है। और जब ये गैसें लगातार बढ़ रही हैं तो क्या हो रहा है, पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ रहा है, उसे ही हम ग्लोबल वार्मिंग कह रहे हैं। क्योंकि जो गैसें हमारे वायुमंडल में पाई जा रही हैं उनकी मात्रा में लगातार क्या हो रहा है,
मतलब परिवर्तन आ रहा है और लगातार उनकी मात्रा बढ़ती चली जा रही है। तो इस वजह से क्या है, किस वजह से हो रहा है, ये सब मनुष्यों की क्रियाओं के द्वारा ही हो रहा है। तो जिसकी वजह से हम क्या देखेंगे, कई सारे कारण देखेंगे, जिसमें सबसे पहला कारण आता है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन का मतलब होता है फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा मात्रा में किया जाता है, जिसकी वजह से जो गैसेस रिलीज होती हैं और जो हम कह सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग है उसको करने में बहुत ज्यादा सहायता देती हैं, यानी पृथ्वी को गर्म करने में, पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में बहुत ज्यादा सहायता करती हैं। जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, आप देख रहे होंगे, जो पेट्रोल है, जो कोयला है, या फिर इस तरीके की जो चीजें हैं, वो सारी ये चीजें जब हम यूज करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, उसमें से कई सारी गैसेस निकलती हैं, जिस वजह से पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ता है और ग्लोबल वार्मिंग होती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो पेड़ पौधों की कटाई, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल पेड़ों का ही होता है, जिस वजह से हम अपना जीवन यापन अच्छे से यहाँ कर पा रहे हैं। अगर पेड़ नहीं होते तो हम अपना जीवन सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो हर चीज में जो पेड़ पौधे हैं वो हमारी सहायता करते हैं। हम कहीं ना कहीं पेड़ों और जंतुओं पे ही डिपेंड हैं। तो लेकिन जो मनुष्य है वो ख्याल नहीं रखता पेड़ पौधों का, अपने इन्वायरमेंट को लेके अवेयर नहीं है, तो वो अंधाधुंध अपनी आवश्यकताओं की, अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए क्या कर रहा है, पेड़ों को काट रहा है। अब पेड़ों की कटाई यानी डिफॉरेस्टेशन कर रहा है, तो उससे क्या मतलब नुकसान हो रहा है, उससे ग्लोबल वार्मिंग कैसे हो रही है, उससे ग्लोबल वार्मिंग इस तरीके से हो रही है क्योंकि जब हम पेड़ पौधों को काट रहे हैं तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं। तो पौधे क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को O2 में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन जब हम पेड़ों की कटाई लगातार करते चले जा रहे हैं तो पेड़ पौधे जो CO2 को कन्वर्ट कर रहे हैं O2 में, वो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पेड़ों की जो संख्या है वो लगातार कम होती चली जा रही है, जिससे कि CO2 की मात्रा बढ़ रही है ना, क्योंकि हमारी जनसंख्या वृद्धि भी लगातार हो रही है। तो जिस वजह से वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ती चली जा रही है, या जो अन्य हमारी जो क्रियाएं हैं, जो औद्योगिकीकरण हम कर रहे हैं या जो हम परिवहन का निर्माण कर रहे हैं, उन सबसे भी कई सारी गैसेस रिलीज होती हैं, जिससे कि पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ता है और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है, इस वजह से। अब देखिए औद्योगिकीकरण हम देखते ही हैं, लगातार कई सारे लोग मतलब बहुत बड़े बड़े स्तर पर हम लोग औद्योगिकीकरण कर रहे हैं, या फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, डाल रहे हैं, या फिर व्यापार का जो स्तर है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो औद्योगिकीकरण भी एक कारण है किसका, ग्लोबल वार्मिंग का। उसके बाद अगर हम बात करें तो ओजोन विखंडन, यानी हमारी पृथ्वी के अराउंड, मतलब हमारी पृथ्वी के चारों तरफ एक परत पाई जाती है, ओजोन की लेयर पाई जाती है, हमारी एक्टिविटीज की वजह से, या हम कह सकते हैं हमारे प्रदूषण करने की वजह से वो भी विखंडित हो रही है, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग लगातार, यानी सूरज की जो रेज है वो डायरेक्ट कहाँ आ रही है, पृथ्वी पर आ रही है, क्योंकि जो ओजोन लेयर है वो पृथ्वी, जो सूरज की किरणें आती हैं, जो यूवी रेज आती हैं, उनसे हमारी पृथ्वी की रक्षा करती हैं, लेकिन हमारी एक्टिविटीज की वजह से लगातार उसका भी क्षरण होता चला जा रहा है। तो क्या है, ये एक परेशानी का विषय है या फिर मुद्दा है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग अपने आप में एक बड़ी परेशानी है। मैंने अगर हम देखें तो परिवहन के साधन, यानी लगातार आप देख रहे होंगे कि आजकल ट्रैफिक कितनी ज्यादा होती है, तो वहां से जो निकलने वाला धुआं है, मोटर बाइक है या फिर मोटरसाइकिल है या फिर जो भी कार वगैरह है, उनसे इतनी अधिक मात्रा में धुआं निकलता है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि ज्यादा है। तो मतलब हम प्रोडक्ट को, या फिर हम कह सकते हैं जो भी बनाने का जो भी चीजें हैं वो हम उनका ज्यादा निर्माण करते हैं, क्योंकि हमारा यूज ज्यादा है और हर इंसान पैदल नहीं चलना चाहता है, उसको किसी ना किसी साधन की जरूरत है। तो परिवहन के जो भी साधन है उससे भी निकलने वाला जो धुआं है, उसमें जो गैसेस पाई जाती हैं वो भी पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करती हैं। तो इस तरीके से क्या है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। और ग्लोबल वार्मिंग को कैसे रोका जाए या इसके क्या प्रभाव होते हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो और आप लोगों के लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरीके की मोर वीडियोस के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।